Assalamualaikum. Today the topic of our discussion is intermolecular method for protein structure comparison. Previous lecture में आप लोगों को प्रोटीन स्ट्रक्चर कंपैरिजन के बारे में बताया गया था कि प्रोटीन स्ट्रक्चर कंपैरिजन होता क्या है। अब उसके अंदर नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स हैं, फर्दर उसके मेथड्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम प्रोटीन स्ट्रक्चर का कंपैरिजन कर सकते हैं। जिनमें से सबसे पहला जो है दैट इज़ इंटरमोलिकुलर मेथड। इंटरमोलिकुलर मेथड जो है इंटरमॉलिक्यूलर मेथड या अप्रोच जो है ये अप्लाई की जाती है ऑन सेमी सिमिलर स्ट्रक्चर्स जो काफ़ी हद तक मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए ये अप्रोच यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या है कि आपके पास हम लोग इसके अंदर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं, उसके बाद उन्हें सुपर इम्पोज करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट की जाती हैं कि उनके अंदर जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस में किस हद तक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। फॉर एग्जांपल हेलिक्स हैं या शीट्स हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, इसके जो एवरेज इसको जो कैलकुलेशन का जो इसका मेथड है वो इसका यही है कि इसके अंदर एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है ट्रांसलेशन का, वो यूज़ किया जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपके जो है एक मॉलिक्यूल के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल को जो है वो मूव करवाया जाता है। अब ये मूवमेंट जो है वो यूज़ की कम करवाई जाती है यूजिंग डिफरेंट टूल्स अवेलेबल। अब इनमें सबसे पहले जो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हो इन फिगर अवेलेबल ऑन पेज 192। आपके पास यहाँ पर जो है दो मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, दो मॉलिक्यूल सॉरी बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर क्या है कि एक प्रोटीन्स जो है दो एक जो प्रोटीन्स हैं उनको एक फिगर के अंदर दो प्रोटीन्स दिखाई गई हैं जो कि जो है इन डिफरेंट थ्री डायमेंशनल स्पेस मौजूद है। इन दोनों को सुपर इम्पोज किया जाता है इन बी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास ये दोनों स्ट्रक्चर जो है सुपर इम्पोज हुए हैं, लेकिन क्या है कि एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। अब इसको जो है फर्दर इसके अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो आपके किया जाता है और फिर उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन की जाती है सबसे कम RMSD की। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन की आप लोगों ने शायद रूट मीन स्क्वायर डेविएशन जो है इन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के लिहाज से इसको जो मिनिमाइज्ड एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होता है उसके साथ इसको ओवरलैप कर दिया जाता है। और यहाँ पर जब ओवरलैपिंग की जाती है या ये ट्रांसलेशन जो ये की जाती है, इस ट्रांसलेशन की वजह से जो है रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो बिटवीन इक्वलेंट पोजीशंस क्या होती हैं कि आपके पास जब ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैलकुलेट एक दूसरे दो स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं तो इनके अंदर जो मिनिमम डिफरेंस वाले रेजिड्यूज हैं उनके पहले कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है कि यहाँ पर एक्स वाई जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके कम से कम डिफर कर रहे हैं। जैसे ही ऐसा ऐसा पॉइंट मिल जाता है उसके अगेंस्ट ट्रांसलेशन की जाती है। This the intermolecular approach is normally applied to relatively similar structures। ये आपके ज़्यादातर जो है मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। To compare and superpose two protein structure, one of the structure has to be moved with respect to the other in such a way that the two structures have a maximum overlap in a three-dimensional space। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि आपके जो दो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है इस तरह से मूव करवाया जाता है एक दूसरे के साथ कि उनके जो दो स्ट्रक्चर्स हैं उनका मैक्सिमम जो है वो ओवरलैप कर जाए या वो एक ही स्पेस में आ जाए इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो तीन थ्री डायमेंशनल प्लेस में वो एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। दिस प्रोसीजर स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग इक्विवेलेंट रेजिड्यूज और एटम्स। ठीक है, इस सबसे पहला स्टेप क्या है कि इक्विवेलेंट क्लास या सॉरी इक्विवेलेंट रेजिड्यू या फिर इक्विवेलेंट जो एटम है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। एटम्स जो होंगे इक्विवेलेंट वो क्या होंगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अगर इक्विवेलेंट आ रहा है किसी एक रेजिड्यू का, फॉर एग्जांपल नंबर 10 रेजिड्यू का, तो वो इक्विवेलेंट रेजिड्यूज होंगे। आफ्टर रेजिड्यू टू रेजिड्यू कॉरेस्पॉन्डेंस, इस स्टेप के बाद कॉरेस्पॉन्डेंस जब जनरेट हो गई है, इज एस्टैब्लिश अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन।
is established, one of the structures is moved laterally and vertically moved toward the other structure. तो क्या है कि रेजिड्यू टू रेजिड्यू कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने के बाद एक जो स्ट्रक्चर है उसको मूव किया जाता है लेटरली और एंड वर्टिकली, यानी कि दो डायमेंशंस में उसे मूव करके दूसरे स्ट्रक्चर के पास लाया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन टू अलाउ द टू स्ट्रक्चर्स टू बी इन द सेम लोकेशन और सेम कोऑर्डिनेट फ्रेम, ताकि उनकी लोकेशन या कोऑर्डिनेट फ्रेम सेम हो सके। कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या है? एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स सेम हो सके। द स्ट्रक्चर्स आर फर्दर रोटेटेड relative to each other around the three dimensional axis। उसके बाद इन दोनों स्ट्रक्चर्स को relatively एक दूसरे से relative जो है remove करवाया जाता है in three dimensional space, during this which process the distances between equivalent positions are constantly measured। और इसको ऐसे जब रोटेट करवाया जाता है तो इन दोनों की वो जो इक्वलेंट पोजीशंस थी, जो ऊपर इक्वलेंट रेजिड्यूज या एटम्स आए थे, उनकी जो पोजीशंस हैं या उनके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि अगर एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको ध्यान में ना रखा जाए और वो डिस्टॉर्ट हो जाएं या एक जगह से ज़्यादा हिल जाएं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर की सुपर पोजीशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। During which process the distances between equivalent positions are constantly measured. The rotation continues until the shortest intermolecular distance is reached। जैसे ही उनके दरमियान सबसे कम डिस्टेंस पहुंच जाएगा आपके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में, वहां पर इसे रोक दिया जाता है। जब सबसे कम डिफरेंस आता है वहां पर इसे रोक दिया जाता है। At this point an optimal superimposition of the two structures is reached। और ये आपकी जो है सबसे अच्छी सुपर इम्पोजिशन स्ट्रक्चर की हो सकती है। आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इक्वलेंट रेजिड्यू पेयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड विच हेल्प्स टू क्वांटिटेट द फिटिंग बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसके इस सुपर इम्पोजिशन के बाद इक्वलेंट रेजिड्यू पेयर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उसके बाद उनको चेक उसकी हेल्प से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो टू स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फिटिंग्स जो हैं या वो एक दूसरे के साथ किस हद तक क्वांटिटेटिवली फिट कर सकती हैं। एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ द स्ट्रक्चर फिट। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हम कहेंगे कि हाँ जी ये सुपर इम्पोज मॉडल जो है वो काफ़ी सही है। उसके लिए क्या किया जाता है? एन इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर फिट during superposition is the distance between equivalent positions on the protein structures। अब क्या है कि उनके डिस्टेंस इक्विवेलेंट पोजीशन के जो डिस्टेंसेस हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में, फिर उनको चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मेजरमेंट की जाती है। दिस रिक्वायर्स यूजिंग अ लीस्ट स्क्वायर फिटिंग फंक्शन कॉल्ड अ रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग फंक्शन है जिसके अंदर जिसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन कहा जाता है, RMSD भी कहा जाता है, विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द एटॉमिक डिस्टेंसेस। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले एटॉमिक डिस्टेंसेस का स्क्वायर डिफरेंस लिया जाता है और उसके बाद उसकी एवरेज सम का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। यानी कि अब आपके जितना डिस्टेंस होगा उसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसका जो है ये RMSD जितनी कम होगी पीछे दैट इंडिकेट्स कि आपका जो है उतना ही अच्छा सुपर इम्पोजिशन हुई भी है। where D is the distance between coordinate data points and N is the total number of corresponding residue pairs। सबसे पहले जो D है वो क्या है? कोऑर्डिनेट डाटा पॉइंट्स हैं, वो ऐसे पॉइंट्स से बना हुआ है जहाँ पर आपके लीस्ट जो है डिस्टेंस आ रहा था, और N जो है वो उन रेजिड्यू पेयर्स हैं जिनका लीस्ट डिस्टेंस आ रहा था। In practice, only the distances between C alpha carbons of corresponding residues are measured। ठीक है, इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो साइड चेन एंगल्स हैं दे कैन रोटेट इजीली, जाके जो मेन चेन है वो बैकबोन बनाती है प्रोटीन का, वो रोटेट नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ कार्बन अल्फा जो है वो बैकबोन का मेन पार्ट है, उसी के अगेंस्ट जो है ये मेजर किया जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिड्यूज जो है वो उसके अगेंस्ट मेजर किए जाते हैं। द गोल ऑफ स्ट्रक्चरल कंपैरिजन इज टू अचीव अ मिनिमम RMSD। जितनी कम RMSD होगी उतनी ही अच्छा आपका जो स्ट्रक्चर है कंपैरिजन अच्छा होगा। However, the problem with RMSD is that it depends on the size of the protein being compared।
अब आपकी प्रोटीन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी प्रोटीन का साइज़ बहुत बड़ा है और उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू पेयर्स ज़्यादा आ गए हैं तो ऑब्वियसली आरएमएसडी उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। For the same degree of sequence identity, large proteins tend to have higher MSD values than small proteins when an optimal alignment is reached. Recently, a logarithmic factor has been proposed to correct this size dependency problem. अब न्यू आया है जिसको RMSD 100 बोला जाता है, उससे साइज डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाती है. This new measure is called RMSD 100 and is determined by the following formula. RMSD 100 is equal to RMSD divided by minus 1.3 plus 0.5 natural log of n. अब यहाँ पे n क्या है? It is same the total number of corresponding atoms. वहाँ पे total number of corresponding residue pairs है, यहाँ पर atoms हैं. Although this conserved RMSD is more reliable than the raw RMSD for structure superposition, जो आपके पीछे simple RMSD था उससे ये काफ़ी बेहतर है. A low RMSD value by no means guarantees a correct alignment. Be very careful. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जितनी लोअर RMSD है उतनी ही हमारी जो है सीक्वेंस सिमिलैरिटी भी ज़्यादा होगी. करेक्ट अलाइनमेंट की गारंटी नहीं है ये. लेकिन क्या है कि हम लोग इसको कंसिडर करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर इम्पोजिशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके जो अलाइनमेंट आई है या जो आपके स्ट्रक्चर्स आए हैं लोअर RMSD के साथ वो किसी बायोलॉजिकल फंक्शन में या बायोलॉजिकल वे से इम्पोर्टेंट है. A low RMSD value by no means guarantees a correct alignment or an alignment with biological meaning. Careful scrutiny of the automatic alignment results is always recommended. इसके बाद क्या है कि automatic alignment के results जो हैं उनकी scrutiny या उनको figure out करना भी ज़रूरी है. The most challenging part of using the intermolecular method is to identify equivalent residues in the first place. सबसे जो मुश्किल पार्ट है इसका वो क्या है कि आपके इक्विवेलेंट रेजिड्यूज को फाइंड आउट करना, विच ऑफन रिजॉर्ट्स टू सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड्स. ठीक है, अब इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? मोस्टली सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हमें पता लग सके कि सिमिलर रेजिड्यूज कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं. ऑब्वियसली दिस restricts the usefulness of structural comparison between distant homologs. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके क्योंकि सीक्वेंस सिमिलैरिटी देखी गई तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी की वजह से जो डिस्टेंट होमोलॉग्स हैं या जो इनके ऐसे रिलेटिव्स हैं जो बहुत पहले इवॉल्व हो गए हुए हैं वो उनका जो उनके दरमियान सीक्वेंस सिमिलैरिटी नहीं आती, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी है उसको कंपेयर करने का फ़ायदा ही नहीं रहता. तो ऑब्वियसली जब स्ट्रक्चर सीक्वेंस सिमिलैरिटी उसने दी ही नहीं अलाइनमेंट में तो आप उसको स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी की तरफ लेकर ही नहीं जाओगे और डिस्टेंट होमोलॉग जो है वो मिस हो जाते हैं. A number of solutions have been proposed to compare more distantly related structures. One approach that has been proposed is to delete sequence variable regions outside secondary structure element to reduce the search time required to find an optimum superposition. अब उसके लिए सबसे जो बेहतर सोल्यूशन प्रपोज किया गया है वो ये है कि आपके डिस्टेंट रिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अलावा जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स मौजूद हैं. उसके अलावा जो उनके पास लूप्स या टर्म्स मौजूद हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है. उससे डिलीट करने की वजह से अब सिर्फ आपके पास जो है सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस रह गया है जो कि या तो अल्फा हेलिक्स बना रहा है या फिर बीटा शीट्स बना रहा है. इनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को कंपेयर करना जो है वो ईजी रह जाता है क्योंकि ये थोड़े हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फुल लेंथ प्रोटीन. ठीक है, अब इसके अंदर जो है उसकी वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ उनका सीक्वेंस देखा जाएगा, उनसे आपके पास जो है वो ऑप्टिमम सुपर इम्पोजिशन आ जाती है और reduce search हो जाती है. However, this method does not guarantee an optimal alignment. Another approach adopted by some researchers is to divide the proteins into small fragments, for example, every 6 to 9 residue. ठीक है, सबसे अब यहाँ पर भी दूसरा वही प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑप्टिमल अलाइनमेंट उससे भी होनी ज़रूरी नहीं है. अब इसका क्या तरीका है? इसका एक नया मेथड यूज़ किया जाता है फ्रेगमेंटाइजेशन का. उसके अंदर 6 रेजिड्यूज एट लीस्ट एंड मैक्सिमम 9 रेजिड्यूज के छोटे फ्रेगमेंट्स बना लिए जाते हैं. मैचिंग ऑफ सिमिलर रीजन्स एट द 3-dimensional लेवल इज देन डन फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट. फिर एक एक फ्रेगमेंट को यूज़ करते हुए यूटिलाइज करते हुए
जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को मैच किया जाता है विद 3 डायमेंशनल रीजन्स। अब 3 डायमेंशनल रीजन्स क्या है, यहाँ पे 6 to 9 रेजिड्यूज का जो फ्रेगमेंट है, whether that is making alpha helix, whether that is making beta sheet, or whether that is having a loop region, तो इसका क्या किया जाएगा, इसको कंपेयर किया जाएगा विद द प्रीवियस रिपोर्टेड डाटा, उसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसको जो है आगे सुपर इम्पोजिशन को ज्वाइन किया जाता है। पहले छोटे फ्रेगमेंट्स, फिर छोटे फ्रेगमेंट से आगे जो है उनको जितने उनके चेक किया जाता है कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, उसके बाद उन्हें कंबाइन करके फुल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो है वो देखे जाते हैं। After finding the best fitting fragments, a joint superposition for the entire structure is performed. अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के हमारे पास बेस्ट फिटिंग फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। अब उन फ्रेगमेंट्स को सुपरपोज करके एक इंटायर स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है। द थर्ड अप्रोच इज कॉल्ड आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद जो थर्ड अप्रोच यूज की जाती है दैट इज आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज की जाती है और दो सीक्वेंसेस को अलाइन किया जाता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग ये है कि आपके सिंगल रेजिड्यू को अकॉर्डिंग टू इट्स लाइकनेस और अकॉर्डिंग टू जो है आपकी आइडेंटिटी और नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन एंड सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन या म्यूटेशंस के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट जो है दिया जाता है स्कोर। उसके बेस के ऊपर जो है जिस पार्ट का स्कोर जो है, जिस फ्रेगमेंट का स्कोर ज़्यादा होता है और उसको बार बार आइटरेट किया जाता है जब तक उसको मैक्सिमम स्कोर नहीं मिल जाता, फिर उसके बाद उसे फिर सुपर इम्पोजिशन की जाती है। द थर्ड अप्रोच इज टर्म्ड आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन during which the two sequences are first aligned using dynamic programming. सबसे पहले उन्हें dynamic programming यूज करते हुए अलाइन किया जाता है। Identified equivalent residues are used to guide our first round of superposition. अब जो यहाँ पर एक जैसे या मिलते जुलते कोऑर्डिनेट्स वाले रेजिड्यूज आ रहे हैं, दोज आर इक्विवेलेंट रेजिड्यू आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनको एज अ गाइड यूज किया जाता है फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ सुपरपोजिशन। After superposition, more residues are identified to be in close proximity at the three-dimensional level and considered as equivalent residues. इस सुपरपोजिशन के बाद और रेजिड्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि उसके करीब करीब होते हैं और उनके थ्री डायमेंशनल लेवल के ऊपर जो है वो इक्विवेलेंट रेजिड्यूज कंसिडर होते हैं। थ्री डायमेंशनल लेवल पर करीब होंगे और उन्हें फिर मजीद जो है इक्विवेलेंट रेजिड्यूज कंसिडर किया जाता है। Based on the newly identified equivalent residues, a new round of superposition is generated. ठीक है, इसके बाद जो है इक्विवेलेंट रेजिड्यूज की बेस के ऊपर नया राउंड जो है वो किया जाता है सुपरपोजिशन का टू रिफाइन फ्रॉम द प्रीवियस अलाइनमेंट, जिसको प्रीवियस अलाइनमेंट से रिफाइन किया जाता है। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल द आरएमएसडी वैल्यूज कैन नॉट बी फर्दर इम्प्रूव्ड। ये तब तक रिपीट किया जाता है जब तक मजीद आरएमएसडी वैल्यू इम्प्रूव ना हो जाए। जैसे ही हमारे पास आरएमएसडी वैल्यू प्रीवियस के इक्वल आती है तो यहाँ वहीं पर ये वाला जो सेट है ये स्टॉप कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा रिफाइनमेंट इसके अंदर नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ इफेक्ट कि एक राउंड के बाद इसके अंदर ये आइट्रेट होता है और सेकेंड राउंड में चला जाता है, नेक्स्ट टाइम फिर आइट्रेट होता है, थर्ड राउंड में चला जाता है अनटिल एंड अनलेस इसके अंदर कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। इस वजह से इसको आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। इसके लिए सिंपल एग्जांपल आप लोग ये कि पीसीआर आप यूज करते हो, पीसीआर में आप क्या करते हो कि साइक्लिक चेन है, चेन रिएक्शन है जिसके अंदर आप पहले ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए करते हो जिसके अंदर वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद उसको ऑप्टिमाइजेशन और उसको ऐसा टेम्परेचर देते हो कि वो फर्दर जो है पोलीमराइज हो सके। उस पोलीमराइजेशन के बाद उसको फर्दर जो है डिग्रेड किया जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से वो चेन स्टार्ट हो जाती है अनटिल एंड अनलेस नो फर्दर प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यही काम इसमें है कि आपके पहला स्टेप होगा, पहला राउंड होगा, उसके बाद सेकंड राउंड फिर होगा, फिर थर्ड राउंड होगा until and unless no more improvement in RMSD value has been seen। ये इम्प्रूवमेंट किस चीज़ की है कि आपकी RMSD लोअर हो रही है। जैसे ही दो वैल्यू सेम आ जाएंगी दैट मीन्स कि इससे ज़्यादा लोअर होने की कैपेसिटी नहीं है इस RMSD के पास, या इस सीक्वेंस के अंदर जो है मज़ीद जो है सॉरी जो आपके
इक्विवेलेंट रेजिड्यूज़ हैं वो मज़ीद आइडेंटिफ़ाई नहीं हो सकते, और उन आइडेंटिफाइड रेजिड्यूज़ के साथ जो है वो मज़ीद इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कम नहीं हो सकता। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो इतना ही रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता। वहाँ पर आरएमएसडी जो है वो हम कहते हैं इससे ज़्यादा फर्दर इम्प्रूव नहीं कर सकती। ठीक है?